बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस नए वीडियो में। बच्चों, आप लोग मुझे पहचानते होंगे, मैं हूं सरोज सिंह। हिंदी का अध्यापन करने के लिए आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज हम लोग पहले पाठ का वीडियो हमने पहले भेजा था। आज हम लोग पाठ 2, जिस पाठ का नाम है गीत, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो आज गीत पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं सलाम बिन रजाक। सलाम बिन रजाक, इनका परिचय यहाँ पर देखिए दिया हुआ है। इनका जन्म 1941 पनवेल, जो रायगढ़ ज़िले में है, पनवेल महाराष्ट्र में हुआ है। सलाम साहब का अध्यापन और लेखन कार्य साथ साथ चलता रहा है, यानी ये शिक्षक हैं, पढ़ाते भी हैं और साथ साथ किताबें भी लिखते हैं। आपके लेख, कहानियाँ विविध पत्र पत्रिकाओं की शोभा बढ़ाते रहे हैं। इनके लेख, इनकी कहानियाँ अनेक पत्रों में, पत्रिकाओं में छपती रहती हैं। आपको दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र की साहित्य अकादमियों द्वारा विविध सम्मान और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ये महाराष्ट्र के हैं, लेकिन अनेक राज्यों से इनको कई सारे पुरस्कार मिले हैं। इनकी किताबें हैं माहिम की खाड़ी, बादल की आप बीती, नन्हा खिलाड़ी, जिंदगी अफसाना नहीं, नंगी दोपहर का सच, ये इनकी किताबें हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस पाठ में, इस पाठ के बारे में क्या दिया है। तो प्रस्तुत भावपूर्ण प्रतीकात्मक कहानी में लेखक सलाम बिन रजाक जी इशारा करते हैं कि जब लोगों की नीयत में खोट नहीं थी, जब समाज में जो लोग रहते थे, समाज के लोगों के नीयत में खोट नहीं थी, तो समाज में चारों तरफ सुख था, शांति थी, समरसता और संपन्नता फैली हुई थी। आज लोगों में लालच, स्वार्थ, असंतोष का विष घुल गया है। आज सभी लोग लालची हो गए हैं, सभी स्वार्थी हो गए हैं, सब असंतुष्ट हैं। कितना भी उनके पास है, लेकिन वो असंतुष्ट हैं। परिणाम स्वरूप सबके मन में मनभेद, अशांति फैल गई है। समाज में मनभेद और अशांति फैल गई है। मेल मिलाप, सुख, जीवन के संगीत अदृश्य हो गए हैं। शांति एवं प्रेम के संदेश वालों के तन मन लहूलुहान हो रहे हैं। जो शांति और प्रेम का संदेश देने वाले हैं, उन्हें भी लोग घायल कर रहे हैं, उन्हें भी लोग अपमानित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। रजाक जी को भावी पीढ़ी से बहुत उम्मीदें हैं। रजाक जी को जो बच्चे हैं, जो कल के भविष्य हैं, उनसे बड़ी उम्मीदें हैं उनको। और इनका मानना है कि भावी पीढ़ी ऐसी संगीत रच सकेगी जिससे समाज में सुख, शांति, सौहार्द का वातावरण बन सकेगा। वो उनको उम्मीद है कि नई पीढ़ी जो आएगी वो ऐसा गीत रचेगी, ऐसा सुंदर काम करेगी कि पूरे समाज में सुख होगा, शांति होगी और प्रेम होगा, भाईचारा होगा, ऐसा उनको उम्मीद है। तो बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ करके हम लोग इसका ये अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो पाठ में देखिए, मेरे बेटे ने हमेशा की तरह उस रात भी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। लेखक का एक पुत्र है, बेटा है, और जैसा कि रोज़ लेखक बच्चे को कहानी सुनाते थे, तो एक रात सोए थे, उस रात भी बच्चे ने कहानी सुनाने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया। तो मैं काफ़ी थका हुआ था। इस पर दूरदर्शन से टेलीकास्ट होने वाली खबरों ने मन और मस्तिष्क को और बोझिल कर दिया था। लेखक कह रहे हैं कि मैं बहुत थका हुआ था और दूरदर्शन पर जो समाचार आ रहे थे और जो टेलीकास्ट हो रहा था, वो खबरें, ऐसी बुरी बुरी खबरें आ रही थी कि मन और मस्तिष्क बिल्कुल बोझिल हो गया था। बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। लगता था पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी, और वो समाचार सुनकर, खबरें सुनकर ऐसा लगता था चारों तरफ आतंक मचा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है। लगता था जैसे पूरी दुनिया बारूद के ढेर पर बैठी है और किसी दिन बारूद फट जाएगा, पूरी दुनिया स्वाहा हो जाएगी। एक जरा सा माचिस दिखाने की देर है, बस ऐसा लगता था। ऐसे ऐसे समाचार देखने से लेखक का मन बड़ा बोझिल था। क्या इंसान पुनः आदिकाल की तरफ लौट रहा है? लेखक को लग रहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे इंसान फिर से आदिकाल की तरफ, जब लोगों का घर नहीं था, परिवार नहीं था, गांव नहीं थी, बस्ती नहीं थी,
और लोग एक दूसरे को मारते काटते थे। ऐसा लग रहा है जैसे आज की दुनिया के लोग अपने आदिकाल की ओर लौट रहे हैं। मन बेचैन और मस्तिष्क परागंदा था और लेखक का मन बहुत ही बेचैन था और मस्तिष्क पूरा ऐसी ऐसी खबरों से, दूषित खबरों से भरा हुआ था, अस्त व्यस्त था। परागंदा बने अस्त व्यस्त था। तो मैंने बेटे को पुचकारते हुए कहा कि आज नहीं बेटा, आज पापा बहुत थक गए हैं, हम तुम्हें कल सुनाएंगे एक अच्छी सी कहानी। तो लेखक ने अपने बेटे से रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया कि बेटा आज नहीं, आज थक गया हूँ, कल तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बेटे की जिद के आगे मैंने थक हार कर कहा ठीक है, हम कहानी सुनाएंगे, मगर तुम बीच में कोई प्रश्न नहीं पूछोगे, कोई प्रश्न नहीं पूछना। नहीं पूछूंगा। उसने हामी भरी। तो पुराने ज़माने की बात है, मैंने कहानी शुरू की, यानी लेखक ने कहानी कहना शुरू किया। कितनी पुरानी? वो बीच में बोल पड़ा, बच्चा बोल पड़ा, मैंने कहा था ना तुम कोई सवाल नहीं पूछोगे। ओहो सॉरी पापा, उसने कसमसाते हुए क्षमा मांगी, बोला सॉरी पापा। वैसे बात बहुत पुरानी भी नहीं है, मैंने कहानी जारी रखते हुए कहा। लेखक कहानी आगे कहने लगा कि बहुत पुरानी भी नहीं है, यही कोई 50 बरस हुए होंगे, या हो सकता है 100-200 बरस पुरानी हो, अधिक से अधिक 1000-1200 बरस पुरानी भी हो सकती है, या फिर उससे भी ज़्यादा। कहते हैं एक ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी। बस्ती सचमुच बहुत पुरानी थी। बस्ती में ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां लगी थीं, जिनमें रंग बिरंगे फूल खिलते थे और हवाओं में हर पल भीनी भीनी खुशबू रची रहती थी। बस्ती के बाहर बागों का सिलसिला था, जिसमें तरह तरह के फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास से एक नदी गुजरती थी, जिससे आसपास की धरती जल संपन्न होती रहती थी। मनुष्य ढोर डंगर तक को दाने चारे की कमी नहीं थी। गायें बहुत सारा दूध देती। बस्ती के लोग प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। पुरुष दिन भर खेत खलिहानों और बागों में काम करते, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते, औरतें चूल्हा चौका संभालती। उनमें जो शक्तिमान थे कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, चित्रकार चित्र बनाते, कवि गीत गाते थे। खुशियाँ रोज उस बस्ती का परिक्रमा करती और दुख भूले भी कभी उधर का रुख न करते थे। तो इसमें कवि ये कहानी बता रहा है कि ऊंची पहाड़ी के पीछे एक बस्ती थी, बस्ती यानी गांव, और बस्ती बहुत पुरानी थी। उसमें ऊंचे ऊंचे मकान थे। मकानों के आंगनों में फूलों की क्यारियां थीं, रंग बिरंगे फूल खिलते थे और उसकी खुशबू हवा में फैली रहती थी। बस्ती के बाहर बड़े बड़े बाग थे, जिसमें फलदार पेड़ थे। पेड़ों पर परिंदे माने बच्चों पक्षी सुबह शाम चहचहाते रहते। बस्ती के पास एक नदी बहती थी, जिससे आसपास की धरती को जल मिलता था, लोगों को जल मिलता था। मनुष्य ढोर डंगर यानी पशु प्राणी को भी चारे दाने की कोई कमी नहीं थी। गाय बहुत सारा दूध देती थी। बस्ती के लोग कैसे रहते थे? बस्ती के लोग बहुत ही प्रसन्नचित्त, मिलनसार और शांति प्रेमी थे। तो पुरुष क्या क्या काम करते थे? पुरुष खेत खलिहानों में, बागों में काम करते थे, पशु चराते, लकड़ियाँ काटते, औरतें चूल्हा चौका संभालती, और जो हट्टे कट्टे थे, जो बलवान थे, वो कुश्तियाँ लड़ते, लाठी बल्लम खेलते, जो चित्रकार थे वो चित्र बनाते, जो कवि थे वो गीत गाते। तो इस तरह से पूरी बस्ती में खुशियाँ ही खुशियाँ फैली थी। दुख उधर भूल के भी नहीं आता था, यानी ये वहाँ की बस्ती का। तो कहते हैं बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर एक परी रहती थी, नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और मासूम सूरत वाली, बड़ी बड़ी आँखों, सुनहरे बालों और सुर्ख गालों वाली। परी गांव वालों पर बहुत मेहरबान थी। वह अक्सर अपने चमकदार परों के साथ उड़ती हुई आती और उनके रोते हुए बच्चों को गुदगुदा कर हंसा देती। लड़कियों के साथ सावन के झूले झूलती, आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ों पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी किसी के खलिहान को अनाजों से भर देती, कभी किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। तो लेखक इसमें इस पैराग्राफ में बता रहा है कि बस्ती के पास ही एक घने पेड़ पर कौन रहती थी? परी रहती थी। परी कैसी थी? नन्ही मुन्नी, मोहनी मूरत और सांवली मासूम सूरत वाली थी। उसकी आंखें कैसी थी? बड़ी बड़ी थीं।
उसके बाल कैसे थे? सुनहरे थे। उसके गाल कैसे थे? सुर्ख थे। और वह परी पूरे गांव पर बड़ी मेहरबान रहती थी। वह अक्सर चमकदार पंख फड़फड़ाती हुई उड़ते हुए आती और जिसके बच्चे रोते बच्चे को गुदगुदा कर हंसा कर चली जाती। सावन में लड़कियों के साथ झूले झूलती, बच्चियों के साथ आँख मिचौली खेलती, लड़कों के साथ पेड़ पर चढ़ती, नदी नालों में तैरती, कभी खेत में कभी खलिहान में वो घूमती रहती। किसी का खलिहान अनाजों से भर देती, किसी के आंगन में रंग बिरंगे फूल खिला देती। इस तरह वह परी भी उस गांव में आती और रोज़ चमत्कार करती, लोगों को खुशियां बांटती रहती थी। तो बच्चों, आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िए, देखिए, समझिए और साथ साथ जो जिनका नंबर अभी ग्रुप में शामिल नहीं है उनको भी ग्रुप में शामिल करने के लिए मुझे फ़ोन करिए, बताइए। और दूसरी बात यह है कि आप लोग जानते होंगे YouTube चैनल अगर सब्सक्राइब कर दो तो वीडियो जो भी बनता है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।